हाय एवरीवन, जैसी फैमिली में आप सभी का स्वागत है। तो आज है रविवार और वादे के मुताबिक हर रविवार हम एक गेस्ट बुलाते हैं और उसकी जीवन की जर्नी को जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज का जो वीडियो है वो बहुत खास है क्योंकि हमने एक ऐसी स्टोरी लाया है जो इंसान कभी मरा ही नहीं। हाँ, द मैन हू नेवर डाइड। एक ऐसा इंसान जो लाखों दिलों में आज तक कभी मरा ही नहीं। ऐसा इंसान जिसने अपना कर्तव्य बखूबी निभाया, एक बेटा बनकर, एक पिता बनकर, एक पति बनकर और एक जिम्मेदार व्यक्ति बनकर। उन्होंने अपने जीवन में बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हर जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। तो आइए एक ऐसे इंसान की स्टोरी, एक ऐसे इंसान की जिंदगी के सफर में हम आप सभी को लेकर चलते हैं। और हम वादा करते हैं कि हर इंसान इस वीडियो को देखने के बाद भावुक हो जाएगा और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी आंखों में आंसू होंगे। तो आइए उनकी ज़िंदगी के सफ़र को और यादगार बनाते हैं और इस वीडियो को आप सभी के साथ शेयर करें। एक कहानी की शुरुआत साल 1942। भारत आज़ादी की आग में जल रहा था और उसी वक्त खड़गपुर, वेस्ट बंगाल की मिट्टी में एक मासूम सा बच्चा जन्म लेता है। कुछ ही दिनों बाद सेंट एंथोनी चर्च के पवित्र दीवारों के बीच उसका बपतिस्मा होता है और वहाँ उसका नाम रखा जाता है क्रिस्टी एंथोनी। कौन जानता था कि यह नाम एक दिन हजारों दिलों में हमेशा के लिए बस जाएगा। चैप्टर 2, बड़ा परिवार, बड़ी जिम्मेदारियाँ। क्रिस्टी एक साधारण पर प्यार से भरे हुए परिवार में पले। पिता जोसेफ एंथोनी, माँ एलिजाबेथ एंथोनी। परिवार में 10 बच्चे थे, 8 लड़की और 2 लड़के। उन्हीं 2 बेटों में से एक थे क्रिस्टी एंथोनी। चैप्टर 3, पढ़ाई और पिता का संघर्ष। क्रिस्टी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई रेलवे स्कूल से की। पढ़ाई अच्छी थी पर घर की हालत कमज़ोर। पिता जोसेफ ने सोचा, अगर बेटा नौकरी करने लगे तो घर संभल जाएगा। और सिर्फ 15 साल की उम्र में वह क्रिस्टी को लेकर रेलवे ऑफिस पहुंचे। लेकिन ऑफिस के लोगों ने कहा, यह बच्चा बहुत छोटा है, कुछ काम नहीं कर पाएगा। क्रिस्टी की आंखें नम हो गई, लेकिन पिता ने हिम्मत नहीं हारी। हाथ जोड़कर बोला, एक मौका दे दीजिए, ये कर लेगा। और पिता की जिद के आगे सब झुक गए और फिर क्रिस्टी को रेलवे में पियून की नौकरी मिल गई। चैप्टर 4, मेहनत, संघर्ष और सफलता। दिन भर क्रिस्टी दफ्तर में काम करता, फाइल उठाना, चाय पहुंचाना, दौड़ भाग। और रात होते ही क्रिस्टी लैंप की हल्की रोशनी में बैठकर प्राइवेट एग्ज़ाम की तैयारी करता। धीरे धीरे मेहनत ने रंग दिखाया और एक दिन क्रिस्टी को मिला बाबू पोस्ट का लेटर। वह दिन क्रिस्टी के लिए नहीं, उनके पिता के लिए भी जीवन की सबसे बड़ी जीत थी। चैप्टर 5, बहनों की जिम्मेदारियाँ और देर से हुई शादी। क्रिस्टी ने एक एक कर अपनी 5 बहनों की शादियां करवाई। अपने सब कुछ उनकी खुशियों में लगा दिया। जब खुद की ज़िंदगी के बारे में सोचा तब उनकी उम्र 40 साल हो चुकी थी। कुछ समय बाद क्रिस्टी की शादी हुई जबलपुर की रहने वाली रोजलिन से। शादी के बाद क्रिस्टी अपनी पत्नी को लेकर वापस टाटा चले गए, जहां वह नौकरी करते थे। धीरे धीरे घर में तीनों बच्चों की किलकारियाँ गूंजने लगी और जिम्मेदारियाँ और भी बढ़ गई। चैप्टर 6, साल 1984, नई शुरुआत। बच्चों की पढ़ाई और भविष्य को देखते हुए जून 1990 में क्रिस्टी ने टाटा से चरोदा का ट्रांसफ़र लिया। परिवार को साथ रखने का हर फैसला क्रिस्टी ने दिल से लिया। चैप्टर 7, प्रार्थना, दोस्ती और सरल जीवन। क्रिस्टी बचपन से ही
चर्च और प्रेयर में मन लगाते थे और बुढ़ापा तक उन्होंने कभी प्रार्थना नहीं छोड़ा। क्रिस्टी को साइकिल चलाना आता था, पर वह कभी कार और बाइक नहीं सीख पाया, क्योंकि वह कहते थे चर्च जाने के लिए पैर और साइकिल ही काफी है। यही उनकी असली ताकत थी। दोस्तों, क्रिस्टी एंथोनी जो थे वे पान के बड़े शौकीन थे। अक्सर लोगों के मुंह से सुना गया है कि उन्हें रेलवे कॉलोनी के लड्डू दुकान में पान खाते हुए देखा गया। तो हमने कोशिश किया है उनकी यादों को और ताजा करें और उस जगह को हमने कैप्चर करने की कोशिश की है और कोशिश किया है कि उनकी याद को और बेहतर तरीके से आप लोगों के साथ शेयर करें। तो आइए एक छोटा सा क्लिप आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं और उनकी यादों को ताजा करते हैं। और दादा तो बहुत दिन हो गया, फिर भी क्या बचपन से बुढ़ा तो हो गया। 20-22 साल हो गया होगा आपके दुकान में आते हुए उनको। हाँ, और कौन से टाइम में आते थे? कौन सा टाइम में आते थे? शाम को कि सुबह? ऐसा तो कोई टाइम नहीं याद करो। और क्या क्या लेके जाते थे यहाँ से? आप क्या आते थे तो? पान खाते थे, पान खाते थे, सामान लेते थे, घर का सब्जी। हाँ। बहुत बार सुना है आपके दुकान के बारे में उनसे, बहुत बार सुना है आपके बारे में। जब भी घर आते हैं तो बताते हैं कि हमारा एक बहुत पुराना दुकान है करके। कभी नागपुर भी चले जाते थे घूमने घामने। हाँ, वो नागपुर में ही आते थे। आप क्या जाते थे? हाँ। अरे तो ये था लड्डू दुकान जहाँ क्रिस्टी एंथोनी हमेशा पान खाने जाते थे। आइए उनके सफर को और उनकी यादों को और ताजा करते हैं और आप सभी को एक और जगह लेके चलते हैं जहाँ क्रिस्टी एंथोनी हमेशा शाम को अपने दोस्तों के साथ समय बिताते। उन्हीं दोस्तों में से एक दोस्त वेंकट राव, जो उनके बहुत पुराने मित्र हैं, जो उनके साथ काम भी कर चुके हैं। आइए आप सभी की उनसे भी मुलाकात कराते हैं। मेरा नाम है एन वेंकट राव और मैं पैदा हुआ हूँ खड़गपुर न्यू सेटलमेंट आटा चक्की लेन। मैं यहाँ चरोदा पंचशील नगर पूर्व में घर बनाया हूँ। मेरे बगल में एंथोनी का घर है, एकदम बगल में ही है। दोनों एक ही साथ जमीन लिए 1999। मेरा परिचय एंथोनी जी से हुआ, एंथोनी का टाटा से परिचय हुआ, क्योंकि मैं लाइन ड्यूटी टाटा जाता था, एंथोनी से बातचीत था। उस प्रकार वो बंडा मुंडा आया, फिर बंडा मुंडा में भी मुलाकात हुआ। वहां से मेरा और ज्यादा परिचय बढ़ा। मेरे को देख के वो भिलाया है और मेरे साथ रहता था, घूमता था और हर चीज मेरे से ही पूछता था। और दोनों एक ही डिपार्टमेंट में नौकरी किए। वो पहले रिटायर हुआ क्योंकि उम्र उनका ज्यादा था, मेरा कम था। उनके रिटायरमेंट के 15 साल के बाद मैं रिटायर हुआ हूं 2013 दिसंबर। अब एंथोनी के परिवार के बारे में तो मैं जानता हूं, लेकिन मेरे बहन लोग बहुत ज्यादा जानते हैं, क्योंकि उनके बहनों के साथ मेरे बहन लोग खेलते थे न्यू सेटलमेंट। एंथोनी जो है वो बच्चा है एकदम। एंथोनी के बारे में कोई गलत बोलने के लिए कुछ नहीं है। एंथोनी बहुत साफ सुथरा आदमी है और बच्चा है। वो तो क्या बोलता है वो फिर बाद में बोलता है, अरे मैं बोल दिया हूँ गलत। हम लोग कुछ समझता नहीं था। एंथोनी को जानते हैं हम लोग अच्छी तरह। एक कोई ऐसी बात तो आप लोग की फ्रेंडशिप में जो वो सिर्फ आप ही को शेयर करे और किसी को नहीं किए? हर चीज मेरे को शेयर करता था। ओके। लेकिन मैं उनके परिवार के इसमें कभी इंटरफेयर नहीं किया, क्योंकि उनका परिवार है। एंथोनी को इस मामले में मैं 100 मार्क्स देता हूं। सही सही बता रहा हूं मैं, कुछ भी समझे कोई, क्योंकि मैं पड़ोसी हूं। और मतलब जो आखिरी समय था उनका, तो लास्ट टाइम आप कब मुलाकात की उनसे? अरे लास्ट टाइम सुबह मैं घर में बैठक पेपर पढ़ता था, वो निकलता था 8 बजे और बकायदा डेली साइकिल रोक के विश करता था। एंथोनी के बारे में तो मैं 100 मार्क्स दे रहा हूं। हर मामले में एंथोनी बहुत ही सही आदमी था। लोग नहीं जानते एंथोनी। जब वो गुजरे तो आपको पता कैसे चला, और जब पता चला तो आपको क्या बीता कि क्या आप उनके साथ? अरे मैं तो मेरा बोले वो जब कोमा में चले गया है, तभी से हम लोग पूरा घर वाले हो गया थे, सन्नाटा छा गया था। क्योंकि एंथोनी जो है उस मोहल्ले में, उस लाइन में एंथोनी एक आदमी था जो सबको विश करता था। सब लोग एंथोनी को विश करते, बच्चे से लेकर बूढ़े तक। एक ऐसा बात उनके जीवन में जो सबसे ज्यादा खास था, बाकी लोगों से उनको खास बनाता है?
पूरा बीएमआई में बहुत ज्यादा दोस्ती था उसका। वो जीसस क्राइस्ट का बहुत बड़ा भक्त था वो। सुबह शाम मेरे ख्याल से पास्टर भी उतना ये नहीं रखता होगा, वो पहुंचता था सुबह शाम। बिकॉज मेरे घर के सामने से निकलता था और मेरे को पता था मैं चर्च जा रहा हूं। और एक बात बता रहा हूं एंथोनी के बारे में, 20 तारीख के बाद से रोज मेरे को फोन करता था 25 तक। रे उचिंद्रा, बस यही बात बोलता था। पेंशन, क्योंकि वो बेचारे को फोन, छोटा सा फोन था उसके पास, उसको मालूम भी नहीं है। मैं बोला ना बच्चा टाइप का था वो, तो मैं उसको हर चीज में गाइड करता। कितने साल की दोस्ती थी आप लोग की? कम से कम 30-40 साल की दोस्ती है। मैं एक बात आपको दिल से बता रहा हूं, मैं तारकेश जी को भी बताया हूं। 20 तारीख के बाद से पेंशन आने तक, मोबाइल में जब आता है पेंशन, तब तक एंथोनी मेरे दिमाग में हर महीना रहता है। मैं जब खाना खा के सोया रहता हूँ, 3 बजे पेंशन आया तो एंथोनी याद आता, और एंथोनी को बोलता था आ गया है। दूसरा दिन वो बैंक में लाइन लगा दे, और मैं उसको छेड़ता था, लाइन लगाया, ऐसा बोलता था। आज जब वो हमारे बीच नहीं है, नहीं, बहुत खलता है। मेरा एंथोनी जो है वो, मैं बोला हूं ना, वो मेरा एक बच्चा नहीं है, मेरे बगल में टाइप का लगता है। कहीं ना कहीं उन्हें मतलब याद करके भावुक होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, रोज एंथोनी तो 24 घंटे में एक आध बार मेरे घर वाले और मैं, हम लोग के बीच में डिस्कशन होता एंथोनी को लेके। मतलब बहुत खास इंसान, बहुत खास था वो। आज उनको बीते करीबन 1-1.5 साल होने आ गया है। तो जब भी आप तारकेश भैया की दुकान में आते होंगे, कहीं ना कहीं उनको याद करते हैं। रोज जब भी हम लोग डिस्कशन होता है तारकेश और हमारे बीच में, एंथोनी आता ही आता है, क्योंकि उससे लगाव, उसके साथ में झगड़ा, आर्गुमेंट, तारकेश का हमारा आपसे झगड़ा करेगा लेकिन आपको छोड़ेगा नहीं। वो एक अच्छा एक था और दिल में नहीं रखता था कोई बात। तो दोस्तों, ये थे वेंकट राव, जिन्होंने अपने मित्र की जर्नी को बहुत अच्छे तरीके से हमें बताया। हम धन्यवाद देते हैं वेंकट राव जी का, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल के अपने मित्र की जर्नी को हमारे साथ शेयर किया। तो दोस्तों, क्रिस्टी एंथोनी जो थे वे बेहद सरल, साफ और आकर्षित किस्म के इंसान थे। हर कोई क्रिस्टी को पसंद करता था। तो आइए उनके जीवन के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। कहते हैं रिटायरमेंट के बाद वह यूको बैंक में बुजुर्गों की मदद करते थे। फॉर्म भर देना, सलाह दे देना, जो बन पड़े कर देते थे। उन्हें ऐसा करने में सुकून मिलता था। फिर आता है साल 1999, जब वे चरोदा में अपना खुद का घर बना लेते हैं। क्रिस्टी खुद तो हंसमुख थे ही, और लोगों को हंसाना उन्हें और भी मजा आता था। तो हमने कोशिश किया है उनके घर के वीडियोस को और फोटोज़ को कवर किया है, और हमने कोशिश किया है जिस रास्ते से वे आना जाना करते थे, हमने उसे भी कवर किया। आइए उनकी यादों को और ताज़ा करते हैं, और वे जहाँ रहते थे उस जगह को आप सभी के साथ शेयर करते हैं और उनकी यादों को ताज़ा करते हैं।
तो ये था क्रिस्टी एंथोनी का घर। वह तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, पर उनकी यादें हमेशा इस घर से जुड़ी रहेगी। चैप्टर 8, बच्चों की शादियाँ और बढ़ती उम्र। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक एक करके तीनों बच्चों की शादियाँ हो गई। क्रिस्टी ने पिता, पति और इंसान होने का हर फर्ज निभाया और जिंदगी धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ बढ़ने लगी। फिर आता है साल 2003, पहली बड़ी चोट। एक दिन उनकी पत्नी रोजलिन को दांत में दर्द होता है। उन्होंने सोचा कुछ नहीं, खुद ठीक हो जाएगा, लेकिन दर्द बढ़ता चला गया। जब दर्द असहनीय होने लगा तो क्रिस्टी ने अपनी पत्नी को लेके हॉस्पिटल पहुंचे, जहां डॉक्टर ने सारे चेकअप करने के बाद उन्हें गंभीर बीमारी की तरफ इशारा किया। डॉक्टर का रिपोर्ट सुनकर क्रिस्टी और उसका परिवार टूट सा गया। वह रिपोर्ट लेकर अपने सबसे अच्छे दोस्त के पास गए, पर दुख की बात मित्र ने भी वही कहा जो डॉक्टर ने कहा था। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि उनके दोस्त उनके बारे में क्या कहते हैं। मेरा नाम विल्सन सैंटियागो, सीजी सिटी चरोदा, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में मैं रहता हूँ। और क्रिस्टी एंथोनी जो रिश्ते में वो मेरे साला ही लगेंगे, लेकिन मेरी मिसेस के बड़े भाई। लेकिन हम दोनों का जो रिलेशन था एक दोस्ताना ज्यादा था। रिश्ता जो है वो अपनी जगह था, लेकिन हम दोनों बहुत एकदम फास्ट फ्रेंड की तरह रहते। और घर में उनका डेली का आना जाना लगा रहता था। अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी। 2022 में ये एक रोज आए मेरे पास, आए बैठे, बोला कहाँ भाई 2 दिन दिखे नहीं, कहाँ गए? नहीं यार, मिसेस का तबीयत ठीक नहीं, हम उसको चेकअप के लिए रायपुर लेके गए। बोला चलो ठीक है, अच्छी बात है, अभी कैसे है? तो उन्होंने वो डॉक्टर का रिपोर्ट लेके आए थे, वो बताए। बोले यार ये रिपोर्ट देखो, और डॉक्टर तो जो बोला है हमको तो यकीन नहीं होता है क्या है, थोड़ा आप देख के बताओ यार ऐसा। ठीक। तो मैं भी उस रिपोर्ट को अच्छे से देखा और पूरा पढ़ने के बाद में तो मेरी यही समझ में आया कि डॉक्टर ने जो कहा था वो बिल्कुल सही कहा। उनका मिसेस का जो है हो चुका था, लेकिन डॉक्टर ने ये कहा था कि ये ठीक हो सकता है, ऐसा कोई एकदम एडवांस स्टेज में नहीं गया है। वो चीज फिर मैं उनको समझाया। मैं बोला ऐसा ऐसा है और ये रिपोर्ट में तो ऐसा बता रहा है, लेकिन इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं। आप रेगुलर उसको चेकअप कराते रहो, ट्रीटमेंट चालू रहना, ठीक हो जाए। बोले ठीक है यार। थोड़ा सा उनको फील हुआ कि डॉक्टर भी ऐसा बोला है और ये भी ऐसी बोल रहा है, क्या ऐसी बात है, कहीं कोई डरने वाली बात तो नहीं है। तो थोड़ा सा उनको फील हुआ, थोड़ा सा नर्वसपना उनमें आया। मैं बोला नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, आप बराबर रेगुलर चल रहे तो ट्रीटमेंट सब ठीक हो जाए। फिर वो अपना रेगुलर लेके जाते रहे। यहाँ से रायपुर जाना पड़ता था, वो ऑटो बुक करके यहाँ से उनको ले जाते। अरे समझ लीजिए हफ्ते में 10 दिन में एक बार जाना ही पड़ता। बराबर ले जाके ट्रीटमेंट कराए हैं। और कुछ समय बाद में
जो उनकी हालत में सुधार दिखने लगा। तब फिर वो आए एक दिन, बोले अरे यार अभी पहले से बहुत बेटर है। तो वो अपनी मिसेज का इलाज बराबर रेगुलर कराते रहे और साल भर के बाद में काफी उनके हालत में सुधार हो गया। यानी 80% जो है उनकी हालत सुधर गई। तो इनको भी अच्छा लगा, ठीक है। अब सिलसिला चलता रहा। उसके बाद ये हुआ कि इनको महीने में एक बार चेकअप करवाते रहे। ऐसा करते करते उसमें उनके जो बीमारी जो भी थी सुधार होने लगा और ठीक है, जिंदगी फिर अपने रास्ते सही चल रही। तो दोस्तों, ये थे क्रिस्टी एंथोनी के सबसे प्रिय मित्र, जिन्होंने उस सिचुएशन को बड़ी डिटेल के साथ हमारे साथ शेयर किया। हम धन्यवाद देते हैं विल्सन जी को, जिन्होंने क्रिस्टी एंथोनी की जर्नी को और बेहतर बनाने के लिए हमें समय दिया। फिर आता है साल 2023, दुख का पल। क्रिस्टी हर रविवार अपनी बहनों से मिलने जाया करते थे। एक रविवार भरी गर्मी में वह अपने साइकिल से अपनी बहनों से मिलने निकले। वह मिलके वापस अपने घर की ओर लौट रहे थे, तभी अचानक वह साइकिल से गिर पड़े। लोगों ने देखा और मदद के लिए हाथ बढ़ाया। तो दोस्तों, कहते हैं कि बचाने वाले के कईयों हाथ होते हैं। जब क्रिस्टी एंथोनी गिर पड़े तो जिन लोगों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया, आइए आप सबकी उनसे मुलाकात कराते हैं और हम खुद भी जानने की कोशिश करते हैं कि वह समय, वह पल कैसा था जब उन लोगों ने क्रिस्टी एंथोनी को सड़क पर साइकिल से गिरा हुआ पाया। नमस्ते, मैं मैरी जोसफ बोल रही हूँ। मैं चरोदा की निवासी हूँ और मैं एएम हॉस्पिटल में काम करती हूँ। तकरीबन 1 साल हो गया मेरे को काम करते हुए और मैं वहां से आ रही थी। हर समय जैसे जाती हूँ काम से, हर समय हर वहीं से जाती हूँ रोड और हमेशा वहीं से आती हूँ। और उस दिन पता नहीं क्या हुआ, मैं बोली नहीं, यहाँ से नहीं जाके यहाँ से जाएंगे बेटा। मेरी बेटी भी थी साथ में, वो बोली कि चलो मम्मी यहाँ से जाएंगे, और बहुत दूर था उस दिन। मैं बोली हाँ, शॉर्टकट से चले जाएंगे कर। थोड़ा सा दूर गई थी मैं, तो एक आदमी बोला है कि आपका कोई रिश्तेदार है क्या दीदी, देखो करके। मैं बोली मेरा रिश्तेदार कौन है भैया करके, तो बोले कि देख लो करके। वहां 4-5 जन थे और मैं साइकिल देख के पहचानी कि मेरा बड़ा पापा है करके। तो पड़े थे मेरा बड़ा पापा। तो मैं देखी, अरे डैडी क्या हो गया करके। तो डैडी बात नहीं कर रहे। मैं बोली क्या हो गया डैडी, बोलो। तो कुछ नहीं बोल पा रहा। उसका मुंह से एकदम लार निकल रहा, पसीना पसीना हो। मैं अपना स्कार्फ निकाल के बोली क्या हो डैडी, तब भी कुछ नहीं बोल पा रहा। मैं बोली भैया थोड़ा पानी दे दो भैया करके। रेजा पुली वाले तो लोग दिए पानी, तो थोड़ा सा मुंह हाथ धुला के उनको पिलाई, पी लो डैडी पानी करके। क्या हो गया डैडी, क्या हो। तो मैं उन लोगों को बोली भैया थोड़ा साथ दे दो, मेरा थोड़ा सा उठा तो मेरे बड़ा पापा को। तो लोग भी उठाए और मोबाइल देखी तो पड़ा था, एक बाइबल पड़ा था। तो मैं बोली क्या है डैडी, बोलो क्या हो गया करके। तब भी कुछ नहीं बोल पा। फिर एक किनारा लाके उसको बैठा के फिर मैं बोली डैडी बोलो। और मैं बहुत रो रही थी। मैं बोली मेरी बेटी को देख बेटा, उसमें फोन का नंबर होगा क्या करके। तो वो भी नहीं बोल पाए। तो वहां से एक आदमी आ रहा था, हम लोग का काश वाले। तो मैं बोली भैया देखो ना कर, अरे ये तो सीएम सुनिए करके। मैं बोली देखो ना भैया क्या हो गया करके। तो वो बोले कि ठीक है मैं कार लेके आता हूँ मैरी, इसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे। मैं बोली हाँ भैया जल्दी से डालो करके। मैं अपना स्कार्फ से मुंह हाथ पोछी, पूरा लाड़ वाड़ पूरा टपक रहा था। मेरे को दिमाग नहीं आ रहा था कि मैं क्या काम करूं, क्या किसको बोलूं किसको ना बोलूं। फिर वो भैया कार लेके आए। कार लेके आने के बाद जल्दी से कार में डाले। कहाँ ले जाएंगे मेरी, बोली ना बोली भैया आप जल्दी से ज्योति हॉस्पिटल लेके चलो कर, क्योंकि उनका बेटा वहीं काम करता है उस स्कूल में। तो बोली ठीक है कर। तो वहां गए हैं।
जाने के बाद सिस्टर लोग को मैं बोली, सिस्टर देखिए कर, अरे ये तो सीएम तो नहीं करके बाहर लेके गए। लेके जाने के बाद देखे ओके उसको, ये बोले कि यहाँ तो कुछ नहीं हो पाएगा, उनका बेटा को बुला लो करके। तो फिर उन्हीं लोग बुलाए, उसकी बेटी आई, फिर उनका बेटा भी आया था। क्या हो गया मेरे को पूछे, मैं बोली पता नहीं अन्ना ऐसा ऐसा बात है। तो मैं वहां ड्यूटी से आ रही थी, फिर मैं हमेशा वो रोड से आती थी। मैं बोली सिमरन को, नहीं सिमरन आज तो पैसा नहीं है, ऑटो में नहीं जाएंगे, शॉर्टकट से चले जाएंगे करके। तो भी बोली मम्मी ठीक है करके। तो वहां देख रहा तो डैडी खड़ा था, पता नहीं क्या हो गया करके। तो यहाँ लाया अन्ना करके, ठीक है फिर क्या करेंगे, यहाँ से कुछ नहीं होगा करके। फिर एम्बुलेंस में डाल के उनको सरकारी हॉस्पिटल लेके गए। वहां लेके गए, थोड़ा देर ही हुआ, फिर बोले कि यहाँ कुछ नहीं होगा, आप लोग प्राइवेट ले जाओ कर। फिर वो एम्बुलेंस में बैठा के प्राइवेट में लेके गए। और मेरे डैडी बहुत बड़े बड़े सांस ले रहे थे। मैं बोल रही थी डैडी क्या हो गया। मैं गई थी, एक मेरी बहन गई थी बबली, और उनकी बेटी भी गई थी, और उनका बड़ा वाला बेटा बाद में आया बाइक में, और मेरे बड़ा पिताजी थे। तो ये थे मेरी, जिन्होंने उस घटना को देखा और उस समय को जिया। हम धन्यवाद देते हैं उन्हें कि उन्होंने क्रिस्टी एंथोनी की जर्नी को और बेहतर बनाने के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दिया। मैं वर्जीना जॉन, क्रिस्टी एंथोनी जो कि रिश्ते में मेरे मामा लगते हैं, मैं उनके जीवन के बारे और उनसे घटित कुछ घटनाओं के बारे में बताना चाहती हूँ। सबसे पहले जब उनके साथ जो घटना हुआ, हमारे एलआईजी कॉलोनी में, वो अपनी बहन के घर गए थे। वहाँ से वापसी में उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ी और वो गिर गए, जिसे मेरी ही बहन ने देखा। किसी परिजन के जरिए उन तक वो खबर गई और वो उसे देखी, और उसने मुझे कॉल किया, जो कि मैं ज्योति स्कूल में कार्यरत हूँ, बस अटेंडर के पोस्ट पे। तो मैं वहाँ से सीधा ज्योति हॉस्पिटल गई, जहाँ उन्हें लाया गया था। उनका कंडीशन बहुत ज़्यादा ही ख़राब था, जिसके वजह से ज्योति हॉस्पिटल ने उन्हें रिसीव नहीं किया। तो हम लोगों ने उसे एम्बुलेंस में डाल के रेलवे हॉस्पिटल ले गए, जहाँ प्रायः उनका इलाज होता था। उस जगह उनके इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें वहाँ से दूसरे हॉस्पिटल रिफ़र किया, क्योंकि उनकी कंडीशन वाकई में बहुत ज़्यादा सीरियस था। मेरे मामा को स्पर्श हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ तक का हम लोग ने उनके साथ गए, मेरी बहन, उनकी बेटी, उनका बेटा और मैं। वहाँ तक हम लोग ने उनके साथ गए, वहाँ उनका इलाज चला, जिस दौरान वह कोमा में चले गए। ये बहुत दुखद घटना थी, क्योंकि वो एक इतने अच्छे इंसान थे, हमारा परिवार का एक शीर्ष थे वो। हमारी फैमिली जो एलआईजी में रहती है, 4-5 परिवार है हमारा। जैसे भी हालात में रहे, वो हर एक दिन अपनी साइकिल उठा के अपने घर से चर्च जाके और सभी के घर मिलने आते थे, हर बेटियों के घर, हर बहनों के घर, और सबका हाल चाल पूछते थे। और हाल चाल के साथ ही साथ जब भी हमें कुछ लगता था, तो छोटी से छोटी भी मदद वो करते थे हमारा। हमारे परिवार में वो एक इंसान नहीं, एक फरिश्ता थे, जो कि आज हमारे बीच में नहीं है। हमने एक बहुत बड़ा हीरा खो दिया, जिसकी भरपाई परिवार का कोई भी सदस्य नहीं कर पाएगा। मैं अपने मामा को बहुत मिस करती हूँ, हमारा पूरा परिवार मिस करता है। उनके टूटे फूटे हिंदी को हम लोग मिस करते हैं। उनका कहना होता था, मैं जा रहा हूँ, पर वो कहते थे हम जाता है। इस शब्द को हम बहुत मिस करते हैं। तुम लोग कैसा है, इस बात को हम बहुत मिस करते हैं। आज हमारे बीच वो नहीं रहे, हमें ये पूछने वाला कोई नहीं रहा, और उनके बारे क्या कहूँ। बस वो एक हीरा, एक फरिश्ता जो हमारे बीच से हट गए। तो एक ऐसा इंसान जो अपने जीवन में हर इंसान से बात करना चाहता था। बहुत सारे लोगों से उन्होंने बात किया, बहुत सारे लोग
मतलब खुश भी होते थे जब भी वो परिवार के बीच में आते थे, बहुत सारी हंसी मजाक होती थी। एक ऐसा इंसान जब अपने आखिरी पल में इस दुनिया को छोड़ा है, तो जितना हमने कवर किया उसमें हमको पता चला है कि 1 महीने तक जब तक कि वो आईसीयू में थे किसी से बात नहीं किए। तो कैसा लगता है आपको, या कैसा लगा उस समय जब आप ये सब सारी चीज़ों से डील किए हो कि एक इंसान जो इतना बोलने वाला पूरा 1 महीना तक अस्पताल में रहा, और आखिरी तक जब वो इस दुनिया को अलविदा कहा तब तक भी उसने किसी भी इंसान से एक शब्द भी बात नहीं किया। तो हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी मेंबर हैं आपको देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उन तक आप पहुंचाइए, क्योंकि उनके जीवन के अंतिम समय में भी आपने उनका सहयोग दिया और साथ दिया है, तो आपने उनको बहुत बेहतर तरीके से जाना है। तो हम चाहेंगे कि थोड़े से और डिटेल में आप हमारे जितने भी परिवार लोग आपको देख रहे हैं उन्हें बताने की कोशिश करें। हम परिवार वाले उनसे मिलने हॉस्पिटल जाया करते थे, इस उम्मीद में शायद वो हमसे कोई शब्द बोले, शायद वो हमसे बात करें। हम उनसे बात करने की कोशिश करते थे, वो हमारी आवाज़ भी सुनते थे और उसके जवाब में वो अपना एक इशारा भी देते थे। लेकिन शायद वो एक्सीडेंट के बाद उनका वो शब्द आखिरी था जो हम सुनते थे। काफ़ी कोशिशों के बाद भी वो रिटर्न कभी कुछ बोल नहीं पाए, और हॉस्पिटल में 1 महीने इलाज के दौरान उनका हाथ पैर मूवमेंट होता था, वो आँख खोल के देखे भी, लेकिन उनके जो शब्द थे वो कहीं भी किसी को समझ नहीं आता था। बस यही वो आखिरी पल था जब हमने उनका एक एक शब्द सुनने के लिए हमारे कान तरसते थे। हमें वो मजाक के शब्द सुनने के लिए हम में से हर एक लोग तरसते थे और आज भी तरसते हैं, और शायद जीवन भर अपनी यादों में उनको याद करके तरसेंगे। बस इतने कह सकती हूँ। तो ये थी वर्जीना जॉन, जिन्होंने उस वक्त को, उस पल को और अच्छे से हमें बताया। हम धन्यवाद देते हैं उन्हें कि उन्होंने क्रिस्टी एंथोनी की जर्नी को और बेहतर बनाने के लिए अपना योगदान दिया। क्रिस्टी एंथोनी की जर्नी में एक और ऐसे इंसान हैं जिन्होंने अपना मददगार हाथ बढ़ाया। किसी कारणवश जिसकी फैमिली उनका वीडियो या फोटो कवर नहीं कर पाई, पर सबसे बड़ी भूमिका उन्हीं की थी। हाँ, रॉबर्ट जोसेफ, जिन्होंने समय के नाजुक पल को देखते हुए क्रिस्टी एंथोनी को सबसे पहले अस्पताल लेके गए। क्रिस्टी एंथोनी को हादसा होने के बाद रेलवे अस्पताल लेके जाया गया, जहां डॉक्टरों ने चेकअप करने के बाद उन्हें स्पर्श हॉस्पिटल की रेफर कर दिया। अस्पताल में एडमिट करने के बाद डॉक्टरों ने बताया कि क्रिस्टी एंथोनी को पैरालाइज अटैक आया है। गिरने के बाद वह कभी बोल नहीं पाए, न आवाज़ न शब्द, सिर्फ आँखों में खामोशी। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, और फिर एक दिन खबर आई, क्रिस्टी अब नहीं रहे। पूरा चरोदा एकदम शांत हो गया। हर किसी की आंखों में आंसू थे। क्रिस्टी चले गए, लेकिन उनकी यादें हमेशा लोगों के बीच में रहेगी। फिर आता है चैप्टर 11, पत्नी का बिखरना और अंतिम विदाई। क्रिस्टी की मौत की खबर ने रोजलिन को अंदर से तोड़ दिया। अब उनमें जीने की इच्छा नहीं रही। वह हर दिन कमज़ोर होती गई, और कुछ महीनों बाद साल 2024 अक्टूबर में वह भी इस दुनिया को छोड़ गई। चैप्टर 12, यादों के आदमी, द मैन हु नेवर डाई। बच्चे अपने अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ गए, पर चरोदा आज भी क्रिस्टी एंथोनी को याद करता है। उनकी आवाज़, उनकी हंसी, उनकी बातें आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। उनके कुछ मशहूर डायलॉग जो लोग हमेशा याद करते हैं, जैसे कि हमरा दुकान, ए छोकरी, मारेगा साला, हम नहीं जाएगा, आज भी लोग उन्हें याद करते हुए यह कहते हैं। क्रिस्टी एंथोनी शायद चले गए, पर मर नहीं पाए, क्योंकि लोग उन्हें आज भी उतना ही प्यार करते हैं। यह एक ऐसे इंसान की कहानी है जो सच में कभी नहीं मरता, द मैन हु नेवर डाई। तो ये थी क्रिस्टी एंथोनी की जर्नी,
जिनकी जर्नी को जैसी फैमिली ने बहुत अच्छे से डिफाइन किया और कोशिश किया कि उनकी स्टोरी को जितना बेहतर आप लोगों तक पहुंचा सके, हमने पहुंचाने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं एक ऐसा इंसान की स्टोरी हमने आप लोगों के साथ शेयर किया है जो इंसान कभी मरा ही नहीं। तो उनकी यादों में और उनके प्रेम और सम्मान में हम आप लोगों से यही प्रयास करते हैं कि वीडियो को पूरा देखें, भारी मात्रा में लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और आने वाले समय में ऐसे ही अच्छे वीडियो के लिए और बेस्ट लोगों की जर्नी को आप लोग देख सकें, उसके लिए हमें सहयोग दीजिए और अपना प्यार जिसी फैमिली के साथ बनाए रखिए। धन्यवाद।